8 तरीके की। फर्स्ट जो सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करती है एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न एरिया में जो लाइट ग्रीन कलर की है, यहाँ पे गुजरात तक आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। देन रेड सॉइल, यहाँ पे जो रेड कलर की दिखाई गई नॉर्थ ईस्ट, पूरा ईस्टर्न इंडिया या सदर्न इंडिया, पूरी रेड सॉइल। सेकंड पोर्शन वो लार्जेस्ट एलुवियल, उसके बाद जो कम एरिया कवर करती है वो रेड सॉइल, उससे कम एरिया ब्लैक सॉइल, जो पेनिनसुलर नॉर्दर्न पेनिनसुलर आप देख रहे हैं, इवन काठियावाड़ सॉइल इज ब्लैक सॉइल। उसके बाद लेटेराइटिक सॉइल, लेटेराइटिक सॉइल के बहुत छोटे छोटे जो है वो पोर्शन में पॉकेट्स में लेटेराइटिक सॉइल पाई जाती है, स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद माउंटेनियस सॉइल, यानी जहाँ पे भी वेस्टर्न घाट, हिमालयाज या जहाँ पे माउंटेन्स हैं उसकी सॉइल। डेजर्ट सॉइल, यानी जो डेजर्टिक रीजन थार डेजर्ट में जो पाई जाती है। उसके बाद सलाइन या अल्कलाइन सॉइल एंड देन मैंग्रोव सॉइल। स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। इंडिया का 42% एरिया कवर करती है ये, यानी सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करती है एलुवियल सॉइल। ये डेवलप होती है डिपोजिशन ऑफ रिवर्स, रिवर्स जितना सिल्टेशन, इतना इरोजन करके लाती है, वो जो डिपोजिट करती है उसका जो फ्लड प्लेन बनता है, उससे जो सॉइल बनती है वो एलुवियल सॉइल होती है। सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, राइट। इसमें ऑर्गेनिक मिनरल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि रिवर्स के अंदर भी जो सारे उसके मरीन या रिवराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका डिपोजिशन होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक मटेरियल में भी रिच होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं। वेल ड्रेन्ड, यानी कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। लेकिन ये सॉइल के अंदर फास्फोरस की कमी होती है। एलुवियल सॉइल ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन आप देख सकते हैं, गुजरात में काठियावाड़ के अलावा एलुवियल सॉइल और आसाम रीजन में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, राइट। इस पूरे रीजन में जैसे एलुवियल सॉइल में मैं ईस्ट टू वेस्ट जाऊंगी तो फर्टिलिटी कम होती जाएगी, रेनफॉल भी कम होता जाएगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है या फिर प्रोडक्टिविटी है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बढ़ता जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, राइट। फर्टाइल लैंड और ज्यादा रेनफॉल ईस्टर्न इंडिया में है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी ज्यादा है, राइट। कुछ रीजन हमने आगे ही देखे थे। उसका रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्टर्न इंडिया में यह कि रेनफेड रीजन है ये, राइट। इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से सिर्फ मानसून सीजन में यहाँ पे क्रॉपिंग होती है, पूरे साल में एक ही क्रॉप होगा, तो राइट उनके पास प्रोडक्शन बहुत ही कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, उनका पास इनकम बहुत ही कम है, राइट। ज्यादातर पुअर फार्मर्स है, लैंडलेस फार्मर्स है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड की साइज भी बहुत ही कम है, बहुत ही छोटे एग्रीकल्चर फील्ड्स है, यानी उनके पास फील्ड ही बहुत ही कम है, उनका प्रोडक्शन कम होगा, तो सबसे ज्यादा वो सब्सिडेंस फार्मिंग टाइप की फार्मिंग करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम कम रहती है, पोवर्टी ज्यादा रहती है। पोवर्टी जितनी ज्यादा रहेगी उतना एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट वो कम कर पाएंगे। उसके बाद आगे के हम रीजन में देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जब मैं बताऊंगी तब भी आप ये देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स में जो भी हमने बीच के इंटरमीडिएट्स जो हम निकालने थे, यानी जमींदार जो निकालने की हमारे यहाँ जो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए, तो ये जो लैंड लॉर्ड्स है वो इनफॉर्मली अभी भी ईस्टर्न इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वेस्टर्न इंडिया में नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से भी आज भी यहाँ पे बॉन्डेड लेबर्स या लैंडलेस लेबर की प्रॉब्लम्स अभी भी है, यानी पॉवर्टी अभी भी यहाँ पे ज्यादा है। तो इसकी वजह से ईस्टर्न इंडिया ज्यादा फर्टाइल होने के बावजूद ये सबसे कम एग्रीकल्चर डेवलप है। लेकिन ईस्टर्न इंडिया जैसे मैंने बताया बहुत ही फर्टाइल लैंड है, तो उसके पास पोटेंशियल है कि वो डेवलप कर पाए, राइट। हमारा फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन वेस्टर्न एलुवियल सॉइल में होता पंजाब हरियाणा के पास में, और स्पेशली व्हीट क्रॉप के अराउंड सराउंडिंग था। तो अगर हम इंडिया में सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो ईस्टर्न इंडिया के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, और वो भी राइस क्रॉप के सराउंडिंग, राइट। तो इसीलिए ईस्टर्न एलुवियल सॉइल जो है वो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत ही फर्टाइल है, राइट। राजस्थान प्लेन की अगर एलुवियल सॉइल में बात करूं तो वो सॉइल मैंने बताया था राजस्थान बागर की सॉइल, फर्टाइल सॉइल है ये, राइट। एलुवियल सॉइल है, लेकिन पानी की कमी है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल से पानी जो इरिगेशन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन कैनाल में से सीपेज हो रहा है, सॉइल की सैलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, प्लस राजस्थान में थार डेजर्ट से डेजर्टिफिकेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम राजस्थान की एलुवियल सॉइल फेस कर रही है। उसके बाद है रेड सॉइल, इंडिया का अराउंड 25% एरिया कवर करती है ये सबसे वाइड स्प्रेड है, राइट। बहुत ही लार्ज एरिया में वो अलग अलग जगह स्प्रेड हुई है। ये रेड इसीलिए बने क्योंकि जेनेसिक और जो जेनेसिक और इवन ग्रेनाइट रॉक का जो इरोजन होने के बाद वो बनी है, उस रॉक के अंदर आयरन और निकल की मात्रा ज्यादा थी, और इसकी वजह से आयरन की वजह से ये सॉइल का कलर रेड नजर आता है, राइट। ये बेस्ट ड्रेन सॉइल है इंडिया की, यानी कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी है। यहाँ पे
इस सॉइल में कभी वाटर लॉगिंग की सिचुएशन नहीं हो सकती, उसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। और ये जो सॉइल है रेड सॉइल, लाइम, फॉस्फेट, आयरन, पोटास सब में बहुत ही ज्यादा वो रिच है। सिर्फ इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं है। ये जो सॉइल है अगर डिफरेंट हम अगर वहाँ पे अच्छे से फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स ऐड करें तो ये सभी तरीके के क्रॉप्स को सपोर्ट कर सकती है। और इसीलिए हमारी फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशन बैलेंस के लिए ये सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि न्यूट्रिशन बैलेंस या फूड सिक्योरिटी को अगर हमें अश्योर करना है तो सिर्फ व्हीट और राइस को नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है, सारे मिलेट, पल्सेस, राइट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, उन सबको हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारे न्यूट्रिशन बैलेंस बन पाए। और सभी इस तरीके के क्रॉप को अगर सपोर्ट कर पाए, ऐसे एक ऑलराउंड कोई सॉइल है तो वो है रेड सॉइल। तो इसलिए रेड सॉइल हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सॉइल की कुछ प्रॉब्लम्स है। मोस्ट वल्नरेबल टू सॉइल इरोजन, कि जहाँ पे भी ये रेड सॉइल है वो ज्यादातर ये रीजन अरिड रीजन है, सेमी अरिड रीजन, यहाँ पे रेनफॉल की कमी है, राइट, रेन फेड रीजन है ये। तो इसकी वजह से जब ड्राई सीजन आता है वहां पे लैंड अबेंडिंग की जाती है, लैंड फैलोइंग की जाती है, उसकी वजह से भी सॉइल ओपन रहेगी, उसका इरोजन होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, राइट, उनकी ज्यादा इनकम नहीं होती। अगर वहां पे लैंड फैलो की सिचुएशन आती है तो वो लैंड बेच देते हैं ब्रिक फार्मिंग ब्रिक मेकिंग के लिए। तो रेड सॉइल में से सबसे ज्यादा ब्रिक मेकिंग की जाती है। तो ब्रिक मेकिंग के लिए मैंने बताया कि टॉप सॉइल जो है उसका एक्सट्रैक्शन करके ब्रिक्स बनती है, इसलिए रेड सॉइल ज्यादातर ब्रिक मेकिंग में जाती है और उसका इरोजन सबसे ज्यादा होता है। तो प्रॉब्लम्स रेड सॉइल में इस तरह की उसकी इरोजन की प्रॉब्लम और ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज। प्रीलिम 2010 में सॉइल में से क्वेश्चन, व्हेन यू ट्रैवल सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट्स कलर? Evidence of magnesium, accumulated humus, presence of ferric oxide, AD abundance of phosphate. Ferric oxide यानी आयरन, राइट। तो आयरन की वजह से उसको रेड कलर मिला है। तो आंसर वुड बी सी। अब चलते हैं हमारी ब्लैक सॉइल, द फोर्थ लार्जेस्ट एरिया। 15% ऑफ इंडिया जो है वो कवर करती है। उसमें ये हमारे ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर क्यों आया? बिकॉज मैंने पहले बताया था कि हमारा इंडिया, राइट, जब यूरेशियल प्लेट से टकराता, यूनियन आइलैंड के पास वहां पे जो हॉटस्पॉट एक्टिविटी चल रही थी उसकी वजह से बेसाल्टिक इरप्शन इंडियन प्लेटू पे हुआ था। डेक्कन लावा प्लेटू इसकी वजह से बना है। तो डेक्कन लावा प्लेटू यानी लावा के जो ब्लैक रॉक्स थे उसके इरोजन की वजह से हमारी ब्लैक सॉइल बनी है, राइट। ये ऐसे सॉइल में फेरो, मैग्नीशियम, सिलिकेट, लाइम, पोटास ये मिनरल्स ज्यादा है। प्लस ये जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट वो उसका लैक करती है। उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है हमारे ब्लैक सॉइल की। एक तो उसका मैंने पहले बताया कि उसका कंटेंट, क्ले कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है और इसीलिए उसको वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए यहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन बहुत ही फेमस है। कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जिसे ड्राई क्लाइमेट चाहिए, राइट, क्योंकि उसके कॉटन बॉल्स को अगर ह्यूमिड क्लाइमेट मिल गया तो उसके कॉटन बॉल्स डैमेज हो जाएंगे। लेकिन उसके रूट्स जो है वो वेल ड्रेन होने चाहिए, उसके रूट्स को पानी कंटिन्यूस बेस पे मिलता रहना चाहिए या मॉइस्ट होने चाहिए। अगर वो ड्राई हो गए तो वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो ब्लैक सॉइल उसके क्ले कंटेंट ज्यादा है, हमेशा मॉइस्ट रहती है, वाटर के जो है वो होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से कॉटन के जो रूट्स है वो हमेशा मॉइस्ट रह पाते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। इवन अगर पानी कम दी जाए फिर भी यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन हो सकता है। तो इसीलिए ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल कॉटन के लिए जानी जाती है। उसके अलावा ब्लैक सॉइल में ये क्रैकिंग के जो है वो प्रॉपर्टी है। ब्लैक सॉइल जो है वो जब ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर इस तरीके की क्रैक्स आ जाती है और जब वेट हो जाए तो वो स्टिकी हो जाती है। ये क्रैकिंग की वजह से नेचुरली उसमें एरेशन होता है। एरेशन यानी एयर जो वो डेप्थ तक जा पाती है, राइट। एरेशन जनरली अगर एग्रीकल्चर फील्ड में अगर प्लांटेशन स्टार्ट करें तो प्लॉइंग की जाती है ताकि प्लॉइंग की वजह से सॉइल जो है वो स्मूथ हो जाए और एरेशन उसका बढ़े, एयर नीचे के लेयर पे जा पाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म है, उनके लिए फायदा करता है। प्लस एयर जो है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देती है, राइट। तो इस तरीके के प्लॉइंग करने की ब्लैक सॉइल में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नेचुरली यहाँ पे क्रैकिंग होती है और एयर के जो मॉलिक्यूल्स या जो एयर है वो नीचे डेप्थ तक जा पाती है, उसका नेचुरली एरेशन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल आप देख सकते हैं हमारे पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, नदर्न पेनिनसुलर, महाराष्ट्र प्लेट्यू, काठियावाड़, विंध्यन, कैमूर हिल्स, इवन नदर्न कर्नाटक प्लेट्यू तक ये पूरी ब्लैक सॉइल जो वो लोकेटेड है। मैं ये सारी सॉइल जो इंपॉर्टेंट सारी सॉइल्स हो गई, मैंने 3 सॉइल्स की एलुवियल, ब्लैक एंड रेड, उसके बाद मैं और सॉइल ले रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं जो सारे मिनरल्स आपको बता रही हूँ तो मैं उसकी एक पहले बात कर लेना चाहती हूँ
देखिए किसी भी सॉइल में एग्रीकल्चर के लिए 3 मिनरल्स का होना बहुत जरूरी होता है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम या पोटाश, राइट। हमारे जो सारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनके ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। नाइट्रोजन जिसमें ज्यादा होता है, राइट, हमारा जो यूरिया है, राइट, वो एमोनिया उसमें ज्यादा होता है, वो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होता है। उसके अलावा पोटाश और फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन, ये तीनों को मिला के फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट उनके वेरिएशंस होते हैं, राइट। तो अगर मैं सारे मिनरल्स का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एलुअल सॉइल में नाइट्रोजन है, पोटाश है, लेकिन फॉस्फोरस की कमी है, राइट। तो एलुअल सॉइल में यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज करने चाहिए। इसके अलावा ब्लैक सॉइल में पोटाश है, राइट, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं है। उसके बाद रेड सॉइल में भी पोटाश है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी यूरिया और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद हम लेटेराइटिक सॉइल देखेंगे, तब हम देखेंगे उसके पास पोटाश है यानी पोटेशियम है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं है, लेकिन जो आयरन है बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में है। अरिड सॉइल में कैल्शियम की अमाउंट बहुत ही ज्यादा होती है, राइट, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी है। सलाइन सॉइल सोडियम पोटेशियम बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में होता है, नाइट्रोजन की कमी है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, सिर्फ एलुअल सॉइल के अंदर ही नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। लेकिन फिर भी इंडिया में बिकॉज यूरिया के ऊपर इतनी ज्यादा सब्सिडी है, इंडिया में सभी सॉइल पे इसकी जरूरत हो कितनी हो ये जाने बिना बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन बेस्ड एमोनिया बेस्ड यूरिया का जो एप्लीकेशन होता है, राइट। आगे हम देखेंगे कि इस जो आइडियल उसका रेशियो कैसा होना चाहिए और गवर्नमेंट ने ये रेशियो को बैलेंस करने के लिए यूरिया की यूजेज को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स दिए। लेकिन पहले सॉइल्स को कंप्लीट करते हैं। लेटेराइटिक सॉइल कवर 4.5% एरिया। ये तभी डेवलप होते हैं जहाँ पे वेट एंड ड्राई कंटिन्यूस जहाँ पे सीजन रहती है, यानी वेट सीजन में बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है, फिर ड्राई सीजन आती है, फिर हैवी रेनफॉल होता है, राइट। लेटेराइट का मीनिंग ब्रिक होता है, क्योंकि ये जब भी बनती है अपलैंड में तो ब्रिक की तरह हार्ड हो जाती है। मैंने पहले बताया लीचिंग प्रोसेस इसमें होती है जब रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल, तो मिनरल्स का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, राइट। यहाँ पे सिलिका का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और अपर लेयर में आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, राइट। तो वो जो थिक आयरन के पैंस बनते हैं उसको पेटलैंड्स कहते हैं। एसिडिक सॉइल है, ये बहुत ही क्विकली इरोड हो जाएगी। अगर वहां पे ट्रीज जो फॉरेस्टेड रीजन अगर वो फॉरेस्ट में निकालो तो बहुत ही जल्दी उसका इरोजन हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। एग्रीकल्चर के लिए ये ज्यादा सुटेबल लैंड नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम होती है, आयरन की अमाउंट उसमें बहुत एक्सेसिव होती है। लेकिन 2 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसके प्लांटेशन के लिए आयरन की जरूरत होती है। वो ऐसे 2 क्रॉप्स है, टॉपियोका यानी जिससे साबूदाना बनता है, एंड अदर इज द कैश्यू नट्स। तो ये जो क्रॉप्स है, पहले तो एक तो वो हार्डी क्रॉप्स है, राइट, उनको आयरन की जरूरत होती है, इसलिए वो रेड सॉइल में भी उन्हें हम कर सकते हैं, क्योंकि रेड सॉइल भी फेरिक ऑक्साइड ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है। और लेटेराइटिक सॉइल, दोनों ही सॉइल पे टैपियोका और कैश्यू नट जो है ग्रो कर सकते हैं। लेकिन रेड सॉइल के पास तो सिलिका भी है, तो उसके पास और न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो और भी ज्यादा क्रॉप्स को वो सपोर्ट कर पाती है। लेकिन लेटेराइटिक सॉइल उसके पास आयरन के अलावा और ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। टैपियोका, कैश्यू नट हार्डी क्रॉप्स है, इसीलिए वो लेटेराइटिक सॉइल पे उगा सकते हैं। इसके अलावा ये सॉइल आयरन में रिच है, इसलिए प्लांटेशन के कुछ और क्रॉप्स भी यहाँ पे जो है वो बोए जा सकते हैं। टी, रबर या कॉफी, अगर मैं फर्टिलाइजर का अच्छे से प्लांटेशन करूँ और इरिगेशन मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो, स्लोप रीजन हो, तो यहाँ पे टी, कॉफी या रबर का भी प्लांटेशन हो सकता है। लेटर सॉइल, मैंने जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बताया था तब कहा था कि जहां पे भी लेटेराइटिक सॉइल होती है वहां पे बॉक्साइट का रिजर्व होता है, राइट। हमने देखा था कि ईस्टर्न घाट रीजन में नियमगिरी, पंचपटमाली, पाफलाई माली, ये सारी जो हिल्स है, राइट, वहां पे बॉक्साइट के डिपोजिट पाए गए। इवन बॉक्साइट सॉइल जहाँ तेलंगाना, कर्नाटक प्लेट्यू में, वहां पे भी बॉक्साइट के रिजर्व पाए गए, राइट। लेकिन जब भी माइनिंग होती है तो उसके टॉप सॉइल जो है वो पूरी चली जाती है, उसका इरोजन हो जाता है। So the following statement regarding lateritic soil of India are correct. They are ready. They are rich in nitrogen and potash. They are well developed in Rajasthan and UP. Yet tapioca and cashew nuts grow well on this soil. First is right. नाइट्रोजन, पोटाश दोनों में ये रिच नहीं है। नाइट्रोजन मैंने कहा सिर्फ हमारी एलुअल सॉइल है वही जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके अलावा सारी सॉइल जो है नाइट्रोजन से डेफिशिएंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग।
राजस्थान और यूपी, अगर मैं फिर से मैप को देखूं लेटराइटिक सॉइल का, लेटराइटिक सॉइल अगर मैं देखूं तो थोड़ी बहुत राजस्थान में यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन यूपी में एक भी जगह पे लेटराइटिक सॉइल नहीं मिलती। ऑलमोस्ट पूरा यूपी जो है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। तो लेटराइटिक सॉइल वाला जो थर्ड स्टेटमेंट था दैट वुड बी रॉन्ग, राइट। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो क्रॉप्स है उसको आयरन चाहिए सॉइल में, तो इसके लिए रिच इन रेड इन कलर एंड फोर्थ स्टेटमेंट वुड बी राइट। आंसर वुड बी सी। माउंटेनियस सॉइल, ये सॉइल बहुत ही थिन होती है, जैसे मैंने बताया रिली स्लोप इस तरह से होता है, स्टीप स्लोप्स होता है, तो इरोजन अगर रॉक का हो भी रहा है तो सारी जो सॉइल है उसका वहां पे एक्यूमुलेशन डिपोजिशन नहीं होता, सॉइल सारी नीचे गिर जाती है, तो जो वो सारी स्लोपी रीजन में सॉइल का लेयर बहुत ही थिन होता है या वीक होता है, तो वैसी सॉइल जो है वो कोई प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं कर पाती। उसकी होराइजन जैसे हमने बताया ओ ए ई बी जो सारे उसके लेयर्स बनने चाहिए, वो लेयर उसमें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। ग्रासलैंड या स्क्रब्स इस तरीके के सिर्फ वो वहां पे सपोर्ट कर सकते हैं। माउंटेनियस सॉइल में जो हमने बताया कोल्ड ह्यूमिड कंडीशन में जो बनती है पोर्टसोलिक सॉइल, वो ऐसी माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है। पोर्टसोलिक सॉइल यानी लीचिंग होती है, राइट, मिनरल्स की डाउनवर्ड मूवमेंट, सिलिका की सॉरी यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम की यहाँ पे लीचिंग होती है, सिलिका ऊपर के लेयर में पाई जाती है, राइट, ग्रे कलर की होती है ये। और ये भी है, ये जो सॉइल है ये भी कम फर्टाइल सॉइल है, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। चिलेशनिक प्रोसेस इस रीजन में होती है। चिलेशन यानी कि ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं उसकी आपके लीव्स अगर आपने देखे होते हैं, हमारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स के या ट्रीज के लीव से ये अलग होते हैं, राइट, पॉइंटेड होते हैं, बहुत ही थिक ये लीव्स होते हैं। इन लीव के आसपास एक ग्लॉसी आप देखेंगे एक लेयर होता है, उसे चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी ये ट्रीज में से लीव्स जब नीचे गिरते हैं, शेडिंग उसका होता है, तब इस चिलेटिंग एजेंट की वजह से उनका डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाता, वो उसको इंटैक्ट रखते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमस का जो है कंटेंट ज्यादा होता है। ह्यूमस यानी कि किसी भी फॉरेस्ट रीजन में या किसी भी प्लांट का जब भी लीव्स नीचे गिरते हैं तो उसका अगर पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाता है और वो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो सॉइल के लिए इस तरीके का जितना लीफ फॉल होता है, राइट, उसका अगर डिकम्पोजिशन होता है, पार्शियल डिकम्पोजिशन, तो ह्यूमस बनता है और उसके लिए ज्यादा जो है वो बेनिफिट करता है। तो ऐसे रीजन में बिकॉज ऑफ दिस चिलेशन, राइट, उसका जो चिलेटिंग एजेंट होता है उसका पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, प्लस कोल्ड क्लाइमेट है, कम टेम्परेचर है, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो भी बहुत ही स्लो होती है, राइट, उसका पूरी तरह से डिकम्पोजिशन इस लीव्स का हो नहीं पाता, और इसकी वजह से भी इस रीजन में उसकी सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद डेजर्टिक सॉइल, बहुत ही सैंडी सॉइल या लूज फ्राइबल सॉइल होती है, राइट, उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, राइट, फर्टाइल बहुत ही कम होता है क्योंकि उससे न्यूट्रिशन उसके अंदर बहुत कम होता है, ये किसी एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर पाती, राइट। इंडियन डेजर्ट मैंने बताया कि हमारा जो डेजर्टिक कंडीशन या राजस्थान का रीजन है, राइट, वो डेजर्ट होने के बावजूद वो वहां पे रिक्लेम कर सकते हैं कि वो हमारा डेजर्ट जो है वो सिर्फ वाटर डेफिशिएंसी की वजह से बना है। अदरवाइज राजस्थान बागर रीजन या उसका जो राजस्थान थार डेजर्ट का रीजन है, इट्स क्वाइट फर्टाइल लैंड। उसके बाद मैंग्रोव सॉइल, मैंग्रोव रीजन यानी कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में एक यूनिक तरीके की वहां पे प्लांटेशन डेवलप होती है, इसे मैंग्रोव्स कहते हैं, राइट। आप इन्वायरमेंट के टॉपिक अगर स्टडी करते हो तो प्लीज स्टडी ऑल द टाइप्स जो ट्रीज होते हैं, ये उनका आप स्टडी कीजिए मैंग्रोव ट्रीज में। शायद मृणाल सर ने इसके ऊपर आर्टिकल भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, जस्ट सर्च ऑन इट। ये जो सॉइल होती है स्वैम्पी या पिटी सॉइल में बनती है, जैसे तराई सॉइल है, राइट, मैंग्रोव सॉइल है। मैंने बताया कि यहाँ पे ग्लेइंग कंडीशंस या ग्लेइंग प्रोसेस होती है, राइट, सल्फाइड ज्यादा होते हैं, ब्लू कलर की ये नजर आती है, ये किसी एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर पाती, वाटर लॉक कंडीशन में बनती है, लेकिन इस तरीके की सिर्फ मैंग्रोव ट्रीज को ये सपोर्ट कर पाती है। दिस इज द मैंग्रोव सॉइल। और एक टाइप की सॉइल से अल्कलाइन या सलाइन सॉइल कहते हैं, ये एक्चुअली एक सॉइल टाइप नहीं है, सॉइल की प्रॉब्लम है, राइट। तो इसके लिए इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं, जहां पे भी सॉइल सैलिनिटी हुई वहां पे उस पॉकेट्स रीजन को इस सॉइल सैलिनिटी का हम नाम दे सकते हैं। सॉइल सैलिनिटी में सारे रीजंस देख ले, किस किस वजह से ओवर इरिगेशन हो रहा है, राइट, या कैनाल में से सीपेज हो रहा है, तो
किसी भी तरह से वाटर टेबल अगर बढ़ रहा है या वाटर लॉगिंग सिचुएशन आ रही है, राइट, फिर उसका कैपिलरी एक्शन से अगर उसका इवोपरेशन हो रहा है, सॉल्ट एक्यूमुलेशन होगा, तो सॉइल सैलिनिटी हो पाई, राइट। ओवर इरिगेशन, कैनाल एरिया, वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब हरियाणा रीजन, तेराई रीजन, डेक्कन रीजन, तो इन सभी जगहों में छोटे छोटे पॉकेट्स में इस तरीके की सॉइल सैलिनिटी की या अल्कलाइन सॉइल की प्रॉब्लम्स हो गई। उसके दो फेजेस में इसकी सैलिनिटी होती है, एक होती है कैल्सिफिकेशन और दूसरा है सैलिनेशन। कैल्सिफिकेशन में ये होता है कि किसी मॉडरेट एरिड सिचुएशन में होती है और इसके अंदर जो सॉइल के जो सॉल्ट जो एक्यूमुलेट होते हैं वो जनरली कैल्शियम सॉल्ट होता है, तो इसलिए उसको कैल्सिफिकेशन कहता है। उसके बाद सेकंड फेज होता है, उसके अंदर टॉप सॉइल में ये जो सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, राइट। तो वो एक्सट्रीम एरिड सिचुएशन में, एक्सट्रीम ड्राई सिचुएशन में इस तरीके की सॉइल बनती है। या तो कैल्शियम के सॉल्ट ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकते हैं, फिर सोडियम और पोटेशियम। तो डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस देख ली, कैसे उसको कम करी जा सकती है, और हमने सॉइल्स ऑफ इंडिया देख लिया। अब लिखते हैं लास्ट टॉपिक अंडर सॉइल, दैट इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से हम लैंड को अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूज के लिए हम डिवाइड करते हैं। इंडिया का टोटल जियोग्राफिक एरिया है 328 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन रिपोर्टेड एरिया 305 मिलियन हेक्टेयर। रिपोर्टेड एरिया यानी कुछ एरिया जो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, जो कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेड है, या फिर बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन और हम रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो जो भी आज हमारे कंट्रोल में है वो हमारा 305 मिलियन हेक्टेयर इंडिया के रिपोर्टेड एरिया है। वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन सिर्फ 2.4% ऑफ लैंड में रह रही है, राइट। हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। 9 डिफरेंट तरीके से हम हमारे लैंड को यूज करते हैं। ये एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स ने इस तरह से डिवाइड किया है, मेरा डिवीजन नहीं है खुद का। लैंड टाइप्स और उसका यूजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगी। इंडिया में फॉरेस्ट अराउंड 23 to 25% है। उसके बाद नेट सोन एरिया यानी कि टोटल एग्रीकल्चर के अंडर में जितना एरिया है वो हमारा 46% एरिया है। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर लेकिन डेवलपमेंटल यूज के लिए की जाती है, यानी कि सिटीज, टाउन, उसके हैबिटेशन, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, उनमें जितनी लैंड यूज की जाती है वो अराउंड 15% है। उसके बाद फैलो लैंड यानी कि लैंड जो अबेंडन की गई, वहां पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी नहीं हो रही, 12.5%। उसके बाद पैस्चर लैंड, राइट, तो पैस्चर लैंड है हमारे 3.5%। और ट्रीज और ग्रूव्स, छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो डेफिनेशन होती है फॉरेस्ट की कितने एरिया से बड़ा होना चाहिए, तो फॉरेस्ट उस डेफिनेशन से कम एरिया में अगर फॉरेस्ट पाए गए तो इस तरीके के लेस देन 1% ट्रीज और ग्रूव्स पाए गए। ये कराने का मेरा रीजन ये है, हमारी जो लैंड यूज पैटर्न जिस तरीके की है उससे हमें बदलने की जरूरत है। किस तरह से बदलेंगे हम? फॉरेस्ट आज हमारे पास 23 to 25% है और ट्रीज एंड ग्रू लेस देन 1%, लेकिन हमें हमारे इंडिया की जितनी भी लैंड है 23.25% ज्यादा लैंड हमें फॉरेस्ट को देनी पड़ेगी। फॉरेस्ट का 23.25, लेकिन डेंस कैनोपी अगर मैं फॉरेस्ट बोलूं सिर्फ 8% है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वो टारगेट करता है हमारा फॉरेस्ट कवर इंडिया का 33% होना चाहिए। इवन यूएन जो है उसने भी हमें कहा है कि आईपीसीसी ने, यूएन ने हमें कहा है कि हमारा जो सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट का कवर होना चाहिए वो अराउंड 133% होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा फॉरेस्ट होगा, राइट, उतने ही ज्यादा रेनफॉल, सॉइल का कंजर्वेशन होगा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बना रहेगा, सारी जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारा एग्रीकल्चर जिस पर डिपेंडेड है, उस सभी चीजों के लिए 33% फॉरेस्ट का होना जरूरी है, राइट। तो जितना 23% था उससे ज्यादा लैंड मैं दूंगी फॉरेस्ट को। उसके बाद जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए और डेवलपमेंट के लिए, राइट, सिटी, टाउन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज के लिए, उससे भी मैं लैंड ज्यादा मुझे देनी पड़ेगी, राइट। वो तो अगर हम देंगे या पर्पसफुली या हमें प्लानिंग करके देंगे, अगर वैसा नहीं करेंगे तो भी ये लैंड ज्यादा इसमें बढ़ी जाएगी, राइट, क्योंकि हमें जिस तरह से हमारा इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमारे जिस तरह की सिटीज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो लैंड है अंडर डेवलपमेंटल कंडीशंस वो बढ़ती ही जाएगी, राइट। और जिस तरीके हमारी जो मेट्रो सिटीज है, चेन्नई, दिल्ली, राइट, कोलकाता, मुंबई, ये सारे सिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा उनके सैचुरेशन लेवल पर आ चुके हैं। जितनी पॉपुलेशन वहां पे है वो वहां पे उनको मैनेज करना, राइट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग।
तो हमें बहुत ही ज्यादा और भी सिटीज डेवलप करने पड़ेंगे ताकि इन सिटीज पे बर्डन कम हो जाए। और गवर्नमेंट प्लान कर रही है डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज, तो इन सारी स्मार्ट सिटीज के लिए भी हमें डेवलपमेंटल लैंड वहां पे उनको अलोकेट करनी पड़ेगी, राइट। उनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें रेलवे बनानी, अगर रोड्स बनाना है, राइट, सारे ब्रिजेस, ये सब के लिए भी लैंड प्रोवाइड करने भी लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज, मेक इन इंडिया कैंपेन, तो उनके लिए भी इंडस्ट्रीज, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हमें एस्टेब्लिश करनी है तो हमें लैंड 15% से भी ज्यादा अब लैंड हमें इस डेवलपमेंटल एरिया को देनी पड़ेगी। फैलो लैंड जो ऑलरेडी 12.5% है उसे बहुत ही ज्यादा हमें कम करना पड़ेगा। फैलो लैंड होने के रीजंस ये है कि रेनफेड एरिया, राइट, वहां पे सिर्फ मानसून सीजन में बारिश होती है, ड्राई सीजन में वो फैलो कर देते हैं, राइट, तो वो हमें कम करना है। वहां पे हमें इरिगेशन फैसिलिटी करनी है, प्रोडक्टिविटी वहां पे हमें बढ़ानी है। कई बार होता है फैलो लैंड के रीजन पॉवर्टी होती है, क्योंकि उनके पास वहां पे जब उस फार्मर के पास पैसे नहीं होते कि उसको कल्टीवेट कर पाए, राइट, उस पर इनपुट डाल पाए, तो उसके लिए भी लैंड को फैलो की जाती है। उसके बाद नॉलेज नहीं होता, टेक्नोलॉजी के लिए नॉलेज नहीं होता कि किस तरह से अगर कोई लैंड जो है उसका प्रॉब्लम आ चुका है, सैलिनिटी हो गई है, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, तो कैसे उसको रिक्लेम की जाए, तो वो जब नॉलेज नहीं होता तभी फार्मर उसको अबैंडन कर देते हैं। तो इस तरीके की जो फैलो लैंड जो है, जो फर्टाइल है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो वैसी फैलो लैंड हमें कम करनी है और वहां पे ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन हमें बढ़ाना है। कुछ इस वजह से भी लैंड अबेंडिंग होते से जुडिशियल लिटिगेशन में चली जाए। कई बार हमारे इंडिया में जो लैंड रिकॉर्ड्स अच्छे से नहीं बने हैं, राइट, जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं हुआ है, वहां पे अभी भी लैंड में लिटिगेशन चल रही है, उसके सालों तक वो लैंड जो है वो कोर्ट में उसका लिटिगेशन चल रहा होता है और वो लैंड विदाउट एनी पर्पस वहां पे पड़ी रहती है। तो इस तरह से हम लिटिगेशन कम करनी है, वहां पे एग्रीकल्चर बढ़ाना है और फैलो लैंड हमें कम करनी है। पेस्चर लैंड हमें बढ़ाना है, 3.5% है, उससे ज्यादा हमें पेस्चर लैंड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उनके डाइट में प्रोटीन की डिमांड, एनिमल प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जाएगी। पोल्ट्री या डेयरी डेवलपमेंट हमें ज्यादा करना पड़ेगा। आज इंडिया में कैटल की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, लेकिन डेयरी डेवलपमेंट में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, राइट। इंडिया के पास पोटेंशियल है डेयरी डेवलपमेंट जायंट बनने के लिए, लेकिन उसके लिए लाइफ स्टॉक हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस फूड, राइट। उसके लिए हमें पेस्चर लैंड और भी ज्यादा डेवलप करने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए हम पेस्चर लैंड को भी ज्यादा जो है सॉइल या लैंड हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से फॉरेस्ट को भी मुझे ज्यादा लैंड देना है, ट्रीज ग्रूव्स भी मुझे बढ़ाने हैं, ज्यादा लैंड बट डेवलपमेंटल लैंड की तरफ भी मुझे करना है, पेस्चर लैंड भी बढ़ाना है। तो फिर इतनी सारी लैंड्स आएंगी कहां से? किसी एरिया में से कम करना पड़ेगा, और वो एरिया हमें कम करना है नेट जोन एरिया, यानी हमारा जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसे कम करना पड़ेगा। सरप्राइज, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर एरिया को कम कर देंगे तो फिर आपको लगेगा हम फूड सिक्योरिटी को कैसे हम कर पाएंगे, राइट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगा तो फिर हम फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो सारी प्रॉब्लम्स फिर से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, इंडिया का नेट जोन एरिया इंडिया का 46% है, यानी कि अराउंड 141 मिलियन हेक्टर है, राइट। ये वर्ल्ड का 10% एग्रीकल्चर लैंड है। हमें हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसी एरिया में से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, राइट। हम जानते हैं कि 55% एरिया रेनफेड एरिया है, राइट। वहां पे सिर्फ एक ही टाइम में, पूरे साल में एक ही टाइम पे वहां पे जो है कल्टीवेशन होता है। हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, उसी लैंड में से जितना भी लैंड है उससे हमें वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, राइट। चाइना जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर है और सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, उसकी पता है सिर्फ नेट जोन एरिया कितना है, अराउंड 80 मिलियन हेक्टर, और इंडिया के पास है 141 मिलियन हेक्टर। सोचिए, सिर्फ 80 मिलियन हेक्टेयर से वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर हो सकता है, तो इंडिया 141 मिलियन हेक्टेयर होने के बावजूद क्यों नहीं है, राइट। तो रीजन ये है कि इंडिया की लैंड बहुत ही ज्यादा हम यूज करें एग्रीकल्चर के अंडर, बट हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। और अगर हम इस तरह से नेट जोन एरिया को कम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, राइट, तो हम भी इस तरीके के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन सकते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हमें और एरिया को एग्रीकल्चर में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में ऑलरेडी जो एरिया है उसे रिलीज करने की जरूरत है, ताकि वो एरिया इंडस्ट्रीज में बनने के लिए जाए, अर्बन डेवलपमेंट में, सिटीज डेवलपमेंट करने के लिए, पेस्चर और फॉरेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए यूज की जाए।
राइट। चाइना के पास जितना लैंड है उससे कहीं ज्यादा फर्टाइल सॉइल और रेनफॉल इंडिया में होता है। प्लस इंडिया जो ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल है, इवन मोर देन चाइना, टू बिकम अ जायंट राइट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर इस तरह से मुझे एग्रीकल्चर लैंड को कम करना है तो किस किस जगह में मैं डालूंगी? एफोरेस्टेशन की जाए, डेवलपमेंटल प्रोसेस की जाए, राइट। लेकिन हमें अगर मैं इस तरीके की एग्रीकल्चर लैंड को मैं कम करूंगी और डेवलपमेंटल प्रोसेस में डालूंगी तो वैसे ही लैंड मैं उस एरिया में डालूंगी जो कम फर्टाइल है। लेकिन जो फर्टाइल लैंड है वो हमें कभी डाइवर्ट होने से रोकना चाहिए, वो किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं जानी चाहिए। नेट सोन एरिया इन इंडिया, जैसे मैंने बताया, सच लैंड फॉर रिफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट पर्पस। एक कंसेप्ट इसे ग्रॉस सोन एरिया कहते हैं, राइट। इंडिया का जो नेट सोन एरिया मैंने बताया 141 मिलियन हेक्टेयर है, राइट। ग्रॉस सोन एरिया इंडिया का 199 अराउंड मिलियन हेक्टेयर है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी फार्मर के पास 10 एकड़ लैंड है, राइट, और पूरे साल में वो एक ही बार उसमें फार्मिंग करता है तो उसका ग्रॉस सोन एरिया 10 एकड़ होगा। लेकिन अगर वो फार्मर्स उस एरिया में 2 बार कल्टीवेशन करता है साल में तो उसका ग्रॉस सोन एरिया होगा 20 एकड़, और जितनी बार वो क्रॉपिंग करेगा उतना ग्रॉस सोन एरिया बढ़ेगा, राइट। यानी ग्रॉस सोन एरिया का मतलब है कितने एरिया में हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, राइट। तो हमारा अगर 141 एरिया अगर हमारा नेट सोन एरिया है तो उसमें से सिर्फ 58 मिलियन हेक्टेयर में मोर देन वंस यानी मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, और इसकी वजह से हमारा ग्रॉस सोन एरिया अराउंड 199 मिलियन हेक्टेयर बना है, राइट। क्योंकि हमारे इरिगेशन बहुत ही कम है, अराउंड 36.6 मिलियन हेक्टेयर है आउट ऑफ 141 मिलियन हेक्टेयर। इरिगेशन कम है, रेनफेड एरिया है, तो सिर्फ बहुत ही कम रीजन मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चर के सिक्योरिटी, अगर हमें फूड सिक्योरिटी करनी है तो हमें हमारा नेट सोन एरिया नहीं बढ़ाना है, हमें हमारा ग्रॉस सोन एरिया बढ़ाना है। यानी उसी लैंड जो भी हमारे पास है लिमिटेड एयर लैंड, उसका हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करना है। कौन कंसेप्ट है, उसे कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी ग्रॉस सोन एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया, ये परसेंटेज में काउंट होता है। इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी अराउंड 140% है। ये इंटेंसिटी बताती है कि उस एरिया में कितना लेवल है मल्टीपल क्रॉपिंग का, राइट। जितना ग्रॉस सोन एरिया नेट सोन एरिया से बड़ा होगा ये परसेंटेज भी बड़ा होगा, और इस हिसाब से हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। हमारा टारगेट है कि हम हमारे क्रॉपिंग इंटेंसिटी को 160% तक ले जाएं। इंडिया में हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी पंजाब में अराउंड 187%, राइट। तो हमारे पास पोटेंशियल है कि जो पंजाब की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो इंडिया के और भी जो हमारे स्टेट्स है वहां पे रेप्लिकेट की जा सके, राइट। तो जो मैंने बताया कि हमें हमारा नेट सोन एरिया कम करना है, हमारा एग्रीकल्चर एरिया कम करना है, हमारा ग्रॉस सोन एरिया बढ़ाना है, हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम बढ़ाना है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, राइट। और जो भी मार्जिनल या कम फर्टाइल लैंड है उन्हें और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें रिलीज करना पड़ेगा। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, राइट, एंड विल स्टार्ट द एग्रीकल्चर इन फुल फ्लेज।